we are going to once again we are going to take then example formation for chapter number first of chemistry of class 10th। तो हम लोग जो आज का टॉपिक है हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th के लिए जो है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और उसके अलावा जब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है या कोई भी रिएक्शन वहाँ पर जो है एलिमेंट्स के बीच में जो दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में जब कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है तो उसके बाद में हम लोगों ने कुछ साइंस भी देखे थे। साइन मतलब इन द सेंस चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन कलर, change in formation in smell and all, so all these type of things we have already studied। हम लोग ये सारा जो फॉर्मेशन है एक बार देख चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री। तो उसका हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब होता क्या है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बेसिक चीज स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री के लिए जिसका जो बेस है हमारे पास में वो 9th एंड 10th होता है। 9th के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा, अलग अलग फिनोमेनास के ऊपर स्टडीज करी। इसके बाद में हमारे पास में जो क्लास 10th का जो कोर्स बना हुआ है वो बेसिक केमिस्ट्री में आगे का एक स्टेप है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि डेफिनेट प्रपोर्शन आप लोगों ने पढ़ा था कि जो चीज हम लोगों ने जितने ग्राम फॉर्मेशन में ली है उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है ना तो वो उससे एक प्लस हो सकता है ना वो एक उससे माइनस हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसे खत्म कर सकते हैं, मतलब बर्बाद कर सकते हैं। हम केवल उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हमारे पास में अगर कोई भी कंपाउंड है उसको मान लो कि अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए कि जैसे मान लो कि A प्लस बी बिकम सी, और दो रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराने पे हमको क्या मिला था, प्रोडक्ट सी। तो मान लो अगर A प्रोडक्ट हमारे पास में 5 ग्राम है, B हमारे पास में 5 ग्राम है, दोनों की रिएक्शन से एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट फॉर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो कितना होना चाहिए, 10 ग्राम। मतलब आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हो आप रिएक्टेंट्स की, आफ्टर प्रोडक्ट वो क्वांटिटीज जो है उसमें ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे कि मान लो कि सर हमारा एक सॉल्ट बना उसके साथ में कोई गैस बन गई, तो वो गैस अगर जा भी रही है तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो जो आपका ग्राम पैटर्न है वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ए रिएक्टेंट 5 ग्राम लिया है, बी रिएक्टेंट 5 ग्राम लिया है, तो अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कितने ग्राम का होना चाहिए, 10 ग्राम का। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने इस तरफ रिएक्टेंट्स के लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस प्रोडक्ट के अंदर काउंट होने चाहिए, चाहे उसमें से प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म का बन रहा हो चाहे सॉल्ट का बन रहा हो, एनीथिंग एल्स। लेकिन हमारे पास में मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो एलिमेंट्स के हम लोगों ने लिए हैं रिएक्शन करवाने के लिए, वो उधर के उधर पूरी तरह से क्या होने चाहिए, काउंट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, और सीबीएसई के अंदर ये जो क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का बनता है। मे भी हो सकता है कि एक रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए। अगर 4 आती है तो हाफ ऑफ मार्क्स की, 2 आती है तो 1 मार्क्स की। तो ये सीबीएसई के बहुत ही पैटर्न अकॉर्डिंग आने वाला क्वेश्चन है, जो इसके रिपीट होने के चांसेस 99.99% रहते हैं एवरी ईयर। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा रिएक्टेंट है कितने यहाँ पर। तो देखो हम लोग रिएक्टेंट्स कैसे पता करते हैं, ये जो बीच के अंदर एरो दिया हुआ होता है ये हमारे पास पहचान बनाने का तरीका है, क्योंकि एरो से पहले वाली चीजें कैसे क्या काउंट होंगी, रिएक्टेंट्स। सबसे पहले तो ये लिख लो, और एरो के बाद वाली चीजें किसमें काउंट होंगी, प्रोडक्ट के अंदर। जो सर हमने लिख लिया इसके अंदर रिएक्ट, मतलब आपने कहा कि एरो से पहले वाली चीजें जो है वो रिएक्टेंट्स होंगी और एरो के बाद वाली चीजें प्रोडक्ट बन जाएंगी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास में प्लस का साइन देखिए, तो पहले सबसे पहले इस वाले अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पे प्लस है, प्लस से पहले भी एक है और प्लस के बाद में भी एक है। इसका मतलब कितने रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, 2। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा होते तो प्लस भी 2 होते, एरो से पहले एक ही प्लस है तो एक प्लस का मतलब एक उसके आगे होगा एक उसके पीछे होगा। इसका मतलब 2 रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक प्लस है तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी कितने फॉर्म हुए हैं, 2। ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। गॉट माय पॉइंट। एरो से पहले देखना है, एरो से पहले की साइड ये वाली साइड आपके लिए हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट। तो उसके अंदर हमें देखना है कितने प्लस के साइन है। अगर एक प्लस का साइन है तो रिएक्टेंट कितने होंगे, 2। अगर 2 प्लस के साइन है तो रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे, 3। ऐसे बढ़ाते जाओ, एक एक रिएक्टेंट इंक्रीज होता जाएगा प्लस के साइन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो राइट हैंड साइड है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्रोडक्ट भी, तो यहाँ पर रिएक्टेंट भी 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब देखो हम लोगों को एलिमेंट्स देखने होते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें गड़बड़ क्या है वो देखते हैं। यहां पर देखिए H
ठीक है, प्लस वाला साइड है। तो मैं इसको करने के लिए क्या तरीका अपनाता हूँ कि ये जो मेरे पास एरो है इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। हमें ये देखना है कि ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस का मतलब जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में लिए गए हैं उतने मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। होल ट्वाइस का मतलब ये है जैसे अपन होल स्क्वायर पढ़ते हैं ना कि इस पे भी स्क्वायर लगेगा और इस पे भी स्क्वायर लगेगा, उसी तरह से ये होल ट्वाइस है। लेकिन ये Ca के ऊपर नहीं है, O और H के ऊपर ब्रैकेट लगा के दिया गया, इसका मतलब ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। तो 1 और ये हाइड्रोजन मिलके कितनी हो गई, 3। अब वहां पर चेक करिए यहाँ पे कितने हो गई, 2, क्योंकि यहाँ पर इसके पास तो H है नहीं और इसके पास में कितनी है, 2। मतलब एरो से पहले की तरफ 3 है और उधर जाने के बाद में कितनी हो गई, 2। इसका मतलब एक से ही हमको पता लगाना है कि ये चीज बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हमने जब फर्स्ट स्टेप में चेक करना चाहा, स्टार्टिंग H से ही कर ली। H ही यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अनबैलेंस। मतलब रिएक्टेंट्स जब रिएक्शन करने वाले थे उससे पहले तो हाइड्रोजन कितने थे, 3, दोनों को मिला के। और जैसे इन दोनों ने रिएक्शन परफॉर्म कर ली तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो कितने रह गए, 2। इसका मतलब सर आगे हमें चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पहले में ही क्या है, गड़बड़ है कि हमने H से स्टार्ट किया, H ही क्या निकले, अनबैलेंस। एक तरफ 3 दिखा रहा है और एक तरफ 2 दिखा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना, जिस तरफ हमारे पास कम है उस तरफ हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। अब डिपेंड कैसे करता है कि क्या सर केवल एक H ही कम है, क्या हो सकता है आने वाले जो एलिमेंट्स है वो भी कम हो। तो इस चीज को अच्छे से करने के लिए और कंफ्यूजन ना हो तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर जो मेरा स्टाइल है बनाने का वो एक अलग यूनिक स्टाइल है और वो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर लाके देगा। एरो जो है इससे पहले वाली जो चीज है उसको अपन बोलते हैं LHS, एरो की इधर वाली चीज को अपन बोलते हैं RHS। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट्स की, और राइट हैंड साइड किसकी हो जाएगी हमारे पास में, आपकी प्रोडक्ट की। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे टेबल है। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, ये कितने हैं, उसके बाद में LHS और फिर एक बना लेंगे कॉलम RHS का, और इसको इस तरीके से हम लोग टेबल को ड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ फॉर्म। गॉट माय पॉइंट, ओके। अब देखो हमारे पास में क्या है। सबसे पहला एलिमेंट में आपको मैं एक चीज बता देता हूं, बच्चे क्या करेंगे, जो ज्यादातर स्कूल्स में भी और भी जगह पे जो है ऐसे सिखा दिया जाता है कि आप सबको जो है अलग अलग ले लीजिए, इंडिविजुअल काउंट कर लो। मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अलग अलग काउंट कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे अच्छा स्टाइल देखो, हाइड्रोजन वहां पर जाके अलग होने वाले हैं, इसको तो छोड़ो। अब देखो इसके साथ में कौन सा ग्रुप है, NO3। देखो NO3 रिएक्टेंट्स के अंदर जब था तो क्या वो आगे जाने के बाद में टूट रहा है क्या, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो जोड़ी बनी हुई है क्या वो टूट रही है आगे जाके। तो देखो NO3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी सिमिलर NO3 है, बस चेंज क्या है सर कि NO3 ने अपनी जोड़ी नहीं तोड़ी, वो यहाँ पर सिंगल थे और यहाँ पर क्या हो गए, डबल। एक बार दोबारा देखेंगे, NO3 ने H के साथ पहले से जोड़ी बना रखी है। तो हमने देखा कि जब ये HNO3 को CaOH के होल टेस्ट के साथ में जब रिएक्ट करवाया जा रहा है, आफ्टर रिएक्शन के बाद में भी NO3 मॉलिक्यूल एक साथ जुटा हुआ है। उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली वो एक अलग बात है, लेकिन नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन का साथ नहीं छोड़ा। वो पहले भी NO3 था और बाद में भी क्या है, NO3। बस डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पर NO3 के मॉलिक्यूल कितना है, एक, ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। लेकिन यहाँ NO3 के ऊपर क्या लग गया, ट्वाइस। इसका मतलब NO3 की जोड़ी नहीं टूट रही, तो हम इस एक मॉलिक्यूल को एक ही काउंट करेंगे। दोबारा से बता देता हूं कि अगर हम लोगों के पास में कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप पहले से आया हुआ है और वो रिएक्शन के बाद में भी जोड़ी नहीं तोड़ रहा है, तो आप उसको इंडिविजुअल काउंट मत करिए, क्योंकि इंडिविजुअल काउंट के अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैं NO3 को एक मॉलिक्यूल काउंट करूंगा। गॉट माय पॉइंट। तो देखो यहाँ पर H है, यहाँ NO3 है, ये काउंट हो गया। यहाँ कैल्शियम है, अब इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को आप अलग अलग काउंट कर लो, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैल्शियम आ गया, NO3 आ गया, H और O आ गया। इसका मतलब हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NO3 और कैल्शियम। ये 4 एलिमेंट है, क्योंकि 4 के अलावा कोई भी नया एलिमेंट हमको ना तो रिएक्शंस परफॉर्म होने से पहले दिख रहा है ना परफॉर्म होने के बाद दिख रहा है। मतलब ना रिएक्टेंट्स में इन चारों के अलावा कोई दिख रहा है ना प्रोडक्ट में कोई दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट मान लेंगे हम, 4। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे H, ठीक है, तो ये H का कॉलम बन गया। फिर उसके बाद में हम लोग ले लेंगे NO3, जो कि मैं एक ही मॉलिक्यूल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बिठा देंगे कैल्शियम को, और उसके बाद में हम लोग क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन। आगे बात समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लो कि कोई ग्रुप पहले से ही जुड़ के आया है, ये दोनों ब्रेक होने के बाद में पार्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन NO3 यहाँ पर रिएक्शन से पहले भी NO3 है
और रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद भी NO3 है, चाहे किसी के पास हो। NO3 पहले हाइड्रोजन के पास था, अब कैल्शियम के पास आ गया, चेंज हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट NO3 ने अपनी जोड़ी को नहीं तोड़ा, उल्टा डबल हो गए, तो उस NO3 को अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास में कम काउंट होंगे, क्योंकि मान लो अगर इसको मैं अलग कर दूं तो 3 ऑक्सीजन यहाँ के और 2 ऑक्सीजन यहाँ के, कितने हो गए 5। फिर सिमिलरली यहाँ पर 3 2 6 और ये +7, तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इधर हो जाएंगे 5 और उधर आ जाएंगे हमारे पास 7, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने क्या किया है, एक ट्रिक निकाली है कि अगर इसने जोड़ी यहाँ पर भी नहीं तोड़ी है और यहाँ पर भी नहीं तोड़ी है, तो दोनों को एक ही काउंट कर लो, बस हमें इजीली NO3 को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सिमिलरली आपको क्या करना है कि बड़े ग्रुप का ध्यान रखना है, इससे आपका जो एफर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास में, 2 एलिमेंट फॉर्मेशन है अलग अलग, क्योंकि रिएक्टेंट एक तो A है और एक रिएक्टेंट B है। फिर प्रोडक्ट कितने हैं, C और D। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 रिएक्टेंट फॉर्मेशंस है A और B का। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि HNO3 जो ग्रुप है उसमें जैसे मान लो ये A है और ये B है और ये C और ये D है, ठीक है। तो A वाले ग्रुप के अंदर और B वाले ग्रुप का हमारे पास रिएक्टेंट्स है और C और D हमारे पास में प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया NO3 मॉलिक्यूल्स हमको लेना है, तो अब इसमें दो तरह की जो टेबल है उस टेबल में भी एक टेबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में LHS साइड है, ठीक है, तो ये पूरा क्या है हमारे पास में LHS, व्हाट माय पॉइंट, ये पूरा पॉइंट हमारे पास क्या है LHS, और ये पूरा पॉइंट हमारे पास में क्या है RHS, ठीक है। अब LHS का ये पूरा कॉलम है, ठीक है, तो LHS में देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस, ठीक है। इसका मतलब प्लस से पहले भी H मॉलिक्यूल है और प्लस के बाद वाले में भी क्या है H मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक है, समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस प्लस को LHS साइड में मैं लाइन बना रहा हूँ, प्लस से पहले कितने H है 1, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, ठीक है। प्लस के बाद में कितने H है, यहाँ पर होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो ट्वाइस का मतलब O भी 2 है और H भी 2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, व्हाट माय पॉइंट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी एक लाइन बनाएंगे, उधर देखिए प्रोडक्ट में क्या प्लस से पहले H है, नहीं है, किसके बाद में H है हमारे पास में, प्लस के बाद कितने हैं 2, पहली बात। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग इस तरह से लाइन बना देंगे, प्लस से पहले NO3 के कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल LHS साइड में, क्या प्लस के बाद में है, नहीं है, इसका मतलब यहां पर 0, ठीक है, यहां 0 कर दीजिए जहां पे नहीं है। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, प्रोडक्ट वाली साइड में देखिए प्लस से पहले NO3 के कितने मॉलिक्यूल है 2, और उसके बाद में कोई NO3 का मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, तो यहां पर आप क्या कर दोगे 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो कैल्शियम के मॉलिक्यूल कितने हैं LHS साइड में, प्लस से पहले Ca के हैं क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0, प्लस के बाद में Ca के मॉलिक्यूल कितने हैं 1, तो यहाँ 1 हो गया, ये LHS साइड हो गई। अब बात करते हैं RHS साइड की, RHS में भी मैंने लाइन ड्रॉ करी, प्लस से पहले Ca के कितने हैं हमारे पास में 1, ठीक है, और प्लस के बाद में क्या है 0, क्योंकि Ca उधर है ही नहीं, तो ये 0 आ गया। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने ये जो स्टिक्स बनाई है LHS के अंदर, क्योंकि LHS में भी 2 है और RHS में भी 2 है, तो हमें ये पता करना है कि प्लस से पहले जो मॉलिक्यूल है क्या वो प्लस के बाद में भी है क्या, तो इस तरीके से हमको इजी रहेगा देखना, अभी बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन को तो काउंट करना ही नहीं, क्योंकि हमने इसको किस में काउंट कर लिया, NO3 में। तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ 2, इस तरफ हम 0 मान लेंगे, और उसके बाद में जब हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो इसको NO3 को काउंट करना ही नहीं है, यहाँ पे प्लस के बाद में कितने ऑक्सीजन है 1, ठीक है, और यहाँ 0। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो देखो, यहां पर 2 + 1 कितना हो रहा है 3, और यहां पर कितना हो रहा है 2, अनबैलेंस है। यहां पर NO3 के मॉलिक्यूल 1 प्लस ये 1 है और यहां पर कितने हैं 2, ये भी अनबैलेंस है, क्योंकि ये बराबर होने चाहिए। फिर यहां पर Ca 1 है, इसमें भी 1 है, ये सिमिलरली क्लियर हो गया, और यहां पर ऑक्सीजन 2 है और यहां पर क्या है 1, इसका मतलब ये भी अनबैलेंस है। केवल कैल्शियम को छोड़ के बाकी सब यहाँ पर क्या है अनबैलेंस, केवल कैल्शियम ही कैसा है जिसमें इधर भी रीडिंग पूरे को मिला के 1 आ रही है और इधर भी पूरे को मिला के 1 आ रही है। लेकिन मैं यहाँ देखूं तो इसको 2 + 1 करूं तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाए 2, तो इधर 3 है और इधर 2 है, अनबैलेंस। इधर देखो NO3 के पूरा मिला के LHS में 1 है और इधर पूरा मिला के RHS में 2 है, तो ये भी अनबैलेंस। कैल्शियम इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है, दोनों का प्लस करके, तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर भी क्वांटिटी सेम और उधर भी क्वांटिटी सेम है, टोटल मिला के। इधर में देखो ऑक्सीजन दोनों में मिला के 2 है और इधर दोनों में मिलाकर 1 है, मतलब 1 की कमी है इधर वाली साइड में। तो इसका मतलब जहां पर भी नंबर सेम ना आ रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फॉर्म। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फॉर्म। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए H को यहां पर अगर हम लोग देखें कि यहां पर अगर हम लोग फॉर्मेशन देखें H का, तो अभी हमारे लिए कंफ्यूजन है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई करूँ भी 2 को, तो वो आपके पास में मल्टीप्लाई फॉर्मेशन के अंदर 3 नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं करते, जैसे अपन मान लीजिए सर यहाँ पे 2 यहाँ पे +1 कर दिए 3 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिविडेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर मैं 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 नहीं आने वाला, इसका मतलब मुझे h को छोड़ के खाना पड़ेगा NO3 पे। क्योंकि देखो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले दिमाग लगाना है ये कि किसके बढ़ाने से अपने आप ऑटोमेटिक 2-3 अपने आप सेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर NO3 है, ठीक है, NO3 में यहाँ पर कितना है 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2। सर जो जीरो उनका कुछ करने का नहीं, जीरो वाले को छेड़ना ही नहीं है, जीरो वाले जो है उसका मतलब उस तरह मॉलिक्यूल नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में NO3 के मॉलिक्यूल कितने हैं 1, और यहाँ पर कितने हैं 2। अगर मैं NO3 में यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, समझना मेरी बात, अगर मैं NO3 के LHS साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, और इधर से 2 बैलेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर जो हमारे पास में HNO3 CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O है, और मैं अगर NO3 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये कौन सी साइड है LHS में प्लस के कौन सा वाला डिपार्टमेंट है, पहला वाला, तो मैंने LHS में पहले वाले डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि NO3 के मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पर 1, मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा 2। सर इसको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि ये पहले से किसी के साथ में क्या है एलिमेंट फॉर्मेशन किए हुए हैं, पहले से इसने जोड़ी बनाई हुई है H के साथ में, इसलिए मैं जिस भी चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ लिखी जाएगी आगे की तरफ। NO3 को मैंने 2 करने के चक्कर में H के आगे भी क्या लग गया 2, तो ये 2 अगर NO3 के लिए आया तो ये किसके लिए यूज होगा H के लिए भी, इसका मतलब 2H और 2NO3। तो NO3 जब मैंने इधर वाला 2 इंक्रीज किया तो H भी इसके साथ इंक्रीज हो गया, इसलिए यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। मेरी बात समझ में आ गई क्या, मैंने LHS साइड में 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, ये रे, ठीक है, 2 डिपार्टमेंट बनाए थे, उसमें मैं केवल पहले वाले डिपार्टमेंट में चेंज कर रहा हूं कि मुझे NO3 यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं कम नहीं कर सकता, मुझे हर हाल में बढ़ाना ही है, ये ध्यान रखना। केमिकल इक्वेशन में हम कोई भी चीज कम नहीं कर सकते, हमें क्या करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बढ़ाना है। तो यहाँ NO3 के ट्वाइस थे, इसको भी ट्वाइस करने के चक्कर में मुझे पूरी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो सर यहाँ पे आपने 2 लगाया तो क्या ये पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, प्लस के पहले का डिपार्टमेंट अलग है, प्लस के बाद का डिपार्टमेंट अलग है, इसलिए ये 2 केवल इन दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, H से और NO3 से। तो LHS के अंदर पहली वाली डिपार्टमेंट में NO3 को बढ़ाने के चक्कर में H भी क्या हो गया इंक्रीज, इसलिए 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। व्हाट माय पॉइंट। अब देखो H देखो यहाँ पर हो गया 2 2 4, और यहाँ पर कितना रह गया 2। NO3 देखो यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, बैलेंस, ये तो बैलेंस हो गया, ये पहले से बैलेंस था, ये दो चीजें हमारी बैलेंस हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये 2 2 जा 4 है, यहाँ पर टोटल इसका क्या आ रहा है 4, ये 2 और ये 2 मिलके कितने हो रहे हैं 4, मतलब ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, तो ये कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, और वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो अगर मैं वहां पर उधर वाली साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 और ये 4, ये भी बैलेंस। व्हाट माय पॉइंट। अब यहां पर H2 को 4 बनाने के लिए, क्योंकि 2 2 जा 4, H2 को 4 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 H से मल्टीप्लाई होगा, तो किससे मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन से। तो ये अपने पास में जो RHS है, ठीक है, RHS की कौन सी साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन के इस वाले डिपार्टमेंट में, जैसे यहाँ 2 से तो यहाँ पे भी 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखो ये 2 और ये 2, तो ये भी क्या हो गई बैलेंस। कहने का मतलब ये है हमारे पास में कि मॉलिक्यूल्स जो है वो LHS और RHS में हमें क्या करने हैं इक्वल। अब देखो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस 2H2O। अब देखो कैलकुलेट करो, यहाँ पर H कितने हैं 2, और यहाँ पर H कितने हैं 2, कितने हो गए 4 टोटल, यहाँ पर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन आपका पूरा हो गया, पहले कम हो रहा था अब बैलेंस हो गया। NO3 के कंपाउंड यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पर भी NO3 कितने हैं 2, यहाँ पर Ca कितना है 1, यहाँ पर भी Ca कितना है 1। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और वहां पर भी कितने हो गए 2, तो आपकी पूरी तरीके से इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस। मैंने आपकी बुक का जो टेक्स्ट बुक है उसका एग्जांपल लिया है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज फॉर्मेशन में, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, क्योंकि कॉम्प्लिकेंसी है। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आई विल ओपन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस वीडियो, तो आप मुझे वहां कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो हम इसके अलावा और कोई मेथड भी आपको बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।